नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी विश्व प्रसिद्ध कहानी जैसा तुम चाहो के बारे में बताऊंगा, जिसका हिंदी में अनुवाद महेश शर्मा द्वारा किया गया है। तो दोस्तों, एक था ड्यूक। उसे प्रजा बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी। वह भला और न्यायी आदमी था, लेकिन उसका भाई फ्रेडरिक बहुत ही दुष्ट आदमी था। वह अपने बड़े भाई ड्यूक से जलता था और हमेशा इस कोशिश में लगा रहता कि जैसे भी हो राज्य पर उसका अधिकार हो जाए। कुछ दरबारी और सामंत भी फ्रेडरिक के साथ आ मिले और एक दिन वही हो गया जो नहीं होना चाहिए था। फ्रेडरिक ने ज़बरदस्ती सिंहासन पर अधिकार कर लिया और ड्यूक को राज्य से निर्वासित कर दिया। ड्यूक ने खून खराबा पसंद नहीं किया और चुपचाप राज्य से चला गया। कुछ स्वाभाविक सामंतों ने ड्यूक का साथ दिया। वह भी उसके साथ राज्य छोड़ चले गए। ड्यूक की बेटी थी रोजालिंड और फ्रेडरिक की लड़की का नाम था सीलिया। दोनों हम उम्र थीं, साथ साथ खेल कूद बड़ी हुई और दोनों पक्की सहेलियां थीं। ड्यूक और फ्रेडरिक के बीच झगड़े का उन दोनों की मैत्री पर कोई असर नहीं पड़ा था। उनकी अपनी अलग ही दुनिया थी, जहां परंपरा, स्नेह और कल्पना के रंग थे। पर क्या हमेशा ऐसा हो सकता था? रोजालिंड के पिता तो निर्वासन में चले गए, पर उसे सीलिया ने नहीं जाने दिया। रोजालिंड ने सीलिया को बहुत समझाया कि उसे जाने दे, पर वह नहीं मानी। उसने पिता फ्रेडरिक से कहा कि वह रोजालिंड को अपने से दूर नहीं करेगी, उसके बिना वह जीवित नहीं रह सकेगी। आखिर फ्रेडरिक ने मान लिया कि रोजालिंड अपने पिता के निर्वासन में चले जाने के बाद भी सीलिया के साथ राजमहल में रह सकती है। इससे सीलिया बहुत खुश हुई। वह अपनी प्रिय सहेली को अपने पास रोके रखने में सफल हो गई थी। एक दिन राजधानी में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। उसमें ऑरलैंडो नामक युवक भी भाग लेने आया था। उसे चार्ल्स नामक पहलवान से भिड़ना था। चार्ल्स मशहूर पहलवान था, उससे कोई भी नहीं जीत सकता था। उसके सामने दुबला पतला ऑरलैंडो बच्चे जैसा लग रहा था। ऑरलैंडो का बड़ा भाई ओलिवर दुष्ट था। उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। संपत्ति पर दोनों भाइयों का बराबर का अधिकार था, पर ओलिवर ऑरलैंडो को रास्ते से हटाने की तरकीबें सोचता रहता था। उसने चार्ल्स को कुछ पैसे देकर इस बात के लिए तैयार कर लिया कि कुश्ती में वह ऑरलैंडो को मार डाले। षड्यंत्र रच दिया गया। इस बारे में बेचारे ऑरलैंडो को तो कुछ भी पता नहीं था। सीलिया और रोजलिना भी कुश्ती देखने पहुंच गई। नाजुक बदन सुकुमार ऑरलैंडो को देखकर रोजालिन का हृदय उसकी ओर आकर्षित हो गया। वह सोचने लगी, ये कुश्ती नहीं होनी चाहिए। उसे चार्ल्स की शक्ति का अनुमान था। वह जानती थी कि चार्ल्स निश्चय ही ऑरलैंडो को हरा देगा। उसे यह पता नहीं था कि ऑरलैंडो के बड़े भाई ओलिवर ने ऑरलैंडो का काम तमाम करने के लिए चार्ल्स को पैसे दिए हैं। कुश्ती शुरू होने वाली थी। रोजालिन की आंखें ऑरलैंडो के सुकुमार भोले वाले चेहरे पर टिकी थी। आखिर उसने सीलिया से कहा, क्या कोई इस युवक से कहेगा कि वह चार्ल्स से कुश्ती न लड़े? पता नहीं चार्ल्स उसकी क्या दुर्गति बनाएगा। इस बात को सोचकर मेरा दिल घबरा रहा है। सीलिया ने रोजालिंड की घबराहट देखी तो उसे यह समझने में देर न लगी कि ऑरलैंडो उसकी सखी के मन को भा गया है। उसने रोजालिंड से कहा, तुम कहती हो तो मैं जाकर उस युवक को समझाने की कोशिश करती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि वह मानेगा। आखिर यह एक वीर पुरुष के स्वाभिमान का प्रश्न है। रोजालिंड के कहने पर सीलिया ऑरलैंडो के पास चली गई। उसने उसे समझाया, पर वह नहीं माना। उसने कहा, आपको मेरी चिंता है, इसके लिए धन्यवाद, पर सब मुझे अपने प्राणों का कोई मोह नहीं है। पिता है नहीं और मेरा अपना भाई ही मेरा दुश्मन हो रहा है। मेरा कौन है भला कि मैं अपने प्राणों की चिंता करूं। मुकाबला शुरू हुआ। वहां बैठा हर दर्शक ये समझ चुका था कि ऑरलैंडो अखाड़े से जिंदा नहीं लौटेगा। सीलिया पहले ही रोजालिंड को बता चुकी थी कि ऑरलैंडो कुश्ती से पीछे हटने को तैयार नहीं है। यह सुनकर वह बहुत दुखी हो उठी थी। मुकाबला शुरू हुआ। चार्ल्स के समर्थकों की संख्या ज़्यादा थी। बेचारे ऑरलैंडो का समर्थन करने वाले बहुत ही कम थे। उसकी सबसे समर्थक थी रोजालिंड। वह मन ही मन ईश्वर से उस युवक की रक्षा की प्रार्थना कर रही थी। मुकाबला ज़्यादा देर नहीं चला। सबकी आशा के विपरीत ऑरलैंडो विजयी रहा। उस दुबले पतले युवक के सामने भीमकाय चार्ल्स का हर दांव बेकार गया था। दर्शक इस अप्रत्याशित परिणाम से प्रसन्न होकर तालियां बजाने लगे। सबसे ज़्यादा खुश थी रोजालिंड। ऑरलैंडो का परिचय फ्रेडरिक से करवाया गया।
लोग समझते थे कि फ्रेडरिक उसे कोई बड़ा इनाम देगा, लेकिन यहाँ तो बात ही पलट गई। फ्रेडरिक को पता चला कि ओरलैंडो के पिता का नाम ओरलैंड था, जो ड्यूक के विश्वासपत्र थे। उसे ओरलैंडो की विजय में ड्यूक का षड्यंत्र नजर आने लगा। उसने बीच में रोककर क्रोधित स्वर में कहा, ओह, तुम तो मेरे शत्रु के पुत्र हो। कोई और समय होता तो मैं तुरंत तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देता। मैं तुम्हें तुरंत राज्य की सीमा से निकल जाने की आज्ञा देता हूँ, अन्यथा तुम जीवित नहीं बचोगे। बेचारा ओरलैंडो सन खड़ा रह गया। कुछ पल तो वह समझ ही नहीं पाया कि ये हो क्या रहा है। रोजालिंड भी इस घटना को चुपचाप देख रही थी। फ्रेडरिक का आदेश सुनकर उसका मन तड़प उठा। अगर ओरलैंडो के पिता निर्वासित ड्यूक के दरबारी थे तो उसमें उसका क्या दोष। रोजालिंड का हृदय निराश क्रोध से भर उठा। वह सोच रही थी कि अवसर पाकर ओरलैंडो से मिलकर उसके लिए अपने मन के उद्गार प्रकट करने का प्रयास करेगी, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं हो सकता था। उसे फ्रेडरिक पर गुस्सा आ गया। यही था जिसने उसके पिता ड्यूक को अन्यायपूर्वक देश से निर्वाचित कर दिया था और अब ओरलैंडो को भी जान से मारने की धमकी दे रहा था। उफ, ये दुनिया इतनी बुरी क्यों है। सोचते सोचते रोजालिंड की आंखों में आंसू भर आए, पर वह बेचारी कुछ करने की स्थिति में नहीं थी। सीलिया से यह अन्याय ना सहा गया। वह रोजालिंड के मनोभावों को भी समझ रही थी। उसने कुछ सोचा, फिर साहस करके अपने पिता के पास जा पहुंची। उसने फ्रेडरिक से कहा, पिताजी, ओरलैंडो को क्षमा कर दीजिए, उसका भला क्या दोष। फ्रेडरिक ने कहा, सीलिया, तुम जो भी कहते हो मैं तुरंत मान लेता हूँ, पर तुम्हारी हर बात तो नहीं मानी जा सकती। जानती हो, मैं तो रोजालिंड को भी उसके पिता ड्यूक के साथ निर्वासित करने की सोच रहा था, पर तुम्हारे कहने पर मैंने अपने शत्रु की बेटी को महल में रहने की अनुमति दे दी। और क्या चाहती हो तुम मुझसे। सीलिया आश्चर्य में डूबी पिता की ओर देख रही थी। तभी फ्रेडरिक ने कहा, मैं देखता हूँ रोजालिंड के साथ रहकर तुम भी बिगड़ती जा रही हो। मैं आज ही उसे राज्य की सीमा से बाहर जाने की आज्ञा देता हूँ। सांझ को सूरज डूबने से पहले वह यहाँ से चली जाए। सीलिया को क्रोध आ गया। उसने हठी स्वर में कहा, रोजालिंड मेरी सहेली है, मैं उसे अपने से कभी नहीं बिछुड़ने दूंगी। वह कहीं नहीं जाएगी। बेटी के हट से फ्रेडरिक तो आपे से बाहर हो गया। कड़ककर बोला, देखता हूँ रोजालिंड के साथ रहने से तेरी आदतें बहुत बिगड़ गई हैं। मैं उसके निर्वासन का आदेश वापस नहीं लूँगा। अगर तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं तो तुम भी उसके साथ जा सकती हो। सीलिया कुछ पल चुप खड़ी रही, फिर सिर नीचा किए रोजालिंड के पास लौट गई। उसने तो कल्पना भी नहीं की थी कि उसका पिता इतना नीचे गिर सकता है। रोजालिंड तो पहले ही फ्रेडरिक का आदेश सुन चुकी थी। वह तुरंत जाने को प्रस्तुत हो गई, पर सीलिया ने कहा, या तो तुम भी यहाँ रहोगी अथवा हम दोनों ही राज्य की सीमा से बाहर जाएंगी। मैं पिता की तानाशाही और नहीं सहन कर सकती। रोजालिंड ने सीलिया को बहुत समझाया, पर वह तो अपनी जिद पर ही अड़ गई थी। दोनों सहेलियों ने फैसला कर लिया कि यह रात के अंधेरे में महल से निकल जाएंगी। दोनों ने सोचा, आगे जंगल में चोर डाकू मिल सकते हैं, इसलिए दोनों ने भेष बदल लिया। रोजालिंड लंबे कद की थी, उसने एक पुरुष का रूप बनाया और सीलिया ग्वालिन बन गई। वे भाई बहन के रूप में अपने जीवन की नई यात्रा पर चल दी। रोजा ने कहा, तुम मुझे गैनीमेड कहना। सीलिया ने कहा, और तुम मुझे एलिना कहना। हमेशा ऐशो आराम के बीच रहने वाली दो राजकुमारियां ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर पैदल चली जा रही थी। वह महल से चली तो आई, पर दोनों को कुछ पता नहीं था कि वह जा कहाँ रही हैं या उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए। उन्हें भला रास्तों की पहचान कैसे हो सकती थी। रोजालिंड ने विश्वासी सेवकों को कहते सुना था कि उसके पिता ड्यूक अर्डन के जंगल में निर्वासित जीवन बिता रहे हैं, पर अर्डन का जंगल कहाँ और कितनी दूर है, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। जंगल में भटकते हुए एक दिन उन्हें एक गडरिया दिखाई दिया। वह भेड़ों को चराकर ले जा रहा था। गैनीविड ने गडरिया से पूछा, क्या यहाँ कहीं कोई ऐसा स्थान है जहाँ हम रात बिता सकें। गडरिया ने उन्हें दो परदेसी समझा जो वन में राह भटक गए थे। गडरिया उन्हें अपनी झोंपड़ी में ले गया, जो रूखा सूखा घर में था। उससे उनका स्वागत किया और रात बिताने का स्थान भी दे दिया। भोजन इतना सादा था कि महल के नौकर भी ना खाते होंगे, पर इस समय भूख में वही स्वादिष्ट पकवानों से बढ़कर मालूम दिया। गडरिये ने कहा, अगर आप चाहें तो कुछ दिन मेरी कुटिया में आराम करें, फिर जहाँ जाना हो चले जाएं।
रोजालिंड और सीलिया को उसका प्रस्ताव अच्छा लगा। दोनों जंगलों में भटकती हुई परेशान हो चुकी थीं। एक दिन रोजालिंड और सीलिया वन में घूम रही थीं तो एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। पेड़ों के तनों पर जगह जगह रोजालिंड शब्द उकेरा हुआ था। यह देख रोजालिंड हैरान रह गई। सोचने लगी, मैं तो यहाँ पुरुष वेश में गैनीमीड के रूप में आई हूँ। आखिर ये कौन है जो मेरे असली नाम को जानता है? शायद मैं उसे पहचान सकूं। यह बात उसने सीलियो को बताई तो उसने कहा, रोजा, मेरा ख्याल है पेड़ों पर तुम्हारा उकेरकर अपना नाम, अपना प्यार प्रकट करने वाला निश्चय ही ओरलैंडो है। रोजालिंड के मन में अपनी सखी की बातें सुनकर गुदगुदी सी होने लगी। उसका मन तो पहले ही दिन से ओरलैंडो को प्रसन्न करने लगा था, पर ओरलैंडो को फ्रेडरिक ने देश छोड़कर जाने की आज्ञा दे दी थी। वह सोचने लगी, क्या वह भी मेरी तरह इस जंगल में मौजूद है, या फिर ये नाम किसी और ने लिखे हैं? तभी सीलिया, जो ग्वालिन एलियां बनी हुई थी, कहा, देखो तो सही, सामने से कौन आ रहा है? गैनीमीड के रूप में रोजालिंड ने सामने देखा तो हर्ष से उछल ही पड़ी। अरे ये क्या, सामने तो सचमुच ओरलैंडो ही चला आ रहा है। दोनों छिपकर उसे देखती रहीं। ओरलैंडो एक पेड़ के तने पर कुछ उकेरने लगा, साथ ही कहता जा रहा था, प्रिय रोजालिंड, तुम कहाँ हो? क्या मुझे इसी तरह तुम्हारा नाम लिखकर ही संतोष करना होगा? क्या मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगा? क्या कोई बताएगा कि मेरी प्यारी रोजालिंड इस समय कहाँ है? मैंने सुना है उसे भी मेरी तरह निर्वासित कर दिया गया है। सीलिया ने कहा, देखो रोजालिंड, वह तुम्हारा सच्चा प्रेमी है। केवल तुम्हें ही उससे प्यार नहीं है, वह भी तुम्हारे प्रेम में पागल है। सुनकर रोजालिंड के मन में आया कि अभी दौड़कर ओरलैंडो के सामने पहुंच जाए और कह दे, प्यारे ओरलैंडो, लो मैं आ गई। मैं गैनीमीड नहीं, असल में तुम्हारी रोजालिंड ही हूँ। किंतु हड़बड़ी में ऐसा करना गलत होता। उसने सोचा, कुछ समय और प्रतीक्षा करनी चाहिए। वह गैनीमीड के रूप में उसके सामने जा खड़ी हुई, कहने लगी, अरे तुम कौन हो जो इस तरह पेड़ों के तनों पर रोजालिंड का नाम लिखते जा रहे हो? वह रोजा कौन है जिसके पीछे तुम इस तरह पागल बनकर घूम रहे हो? ओरलैंडो ने गैनीमीड के पुरुष वेश में रोजालिंड को देखा तो चौंक पड़ा। कुछ पल घूर घूर कर रोजालिंड को देखता रहा, फिर बुदबुदाया, लगता है तुम्हें मैंने पहले कहीं देखा है। बिल्कुल वैसी ही सूरत शक्ल। उस बेचारे को तो कल्पना भी नहीं थी कि सामने उसकी प्रेमिका रोजालिंड खड़ी है। हृदय पर हाथ रखकर बोला, ओ अजनबी, तुम कौन हो जो मेरी रोजालिंड के बारे में पूछताछ कर रहे हो? मुझे पता नहीं कि इस समय वह कहाँ है, पर उसका असली निवास तो मेरे हृदय में है। क्या तुम बता सकते हो इस समय वह कहाँ मिलेगी? रोजालिंड का हृदय बलियों उछल रहा था। किसी तरह अपने मनोभावों पर काबू पाकर बोली, जब तक रोजालिंड तुम्हें नहीं मिलती, तुम रोज़ मेरी झोंपड़ी पर आ जाया करो। मैं तुम्हारे लिए रोजालिंड बन जाऊंगा। इस तरह तुम मुझे थोड़ी देर के लिए रोजालिंड समझकर मुझसे बातें किया करो और रोजालिंड के प्रति अपने मन के भावों को मेरे सामने प्रकट किया करो। ओरलैंडो को लगा ये अच्छा सुझाव है। इस तरह कम से कम वह अपने मन के भावों को तो प्रकट कर सकेगा। वह गैनीमीड बने रोजालिंड के साथ कुटिया पर चला गया। फिर दोनों ने वही खेल खेला जैसा रोजालिंड ने कहा था। रोजालिंड के लिए यह वास्तविकता थी, पर ओरलैंडो जरूर इसे नाटक समझ रहा था। अगले दिन आने का वायदा करके ओरलैंडो वापस चला जाता है। इस तरह ओरलैंडो रोज़ गैनीमीड बनी रोजालिंड के पास पहुंच जाता और उसे रोजालिंड कहकर पुकारता, उसके प्रति अपना प्रेम प्रकट करता। रोजालिंड को इस नाटक में अद्भुत रस आया। वह मन ही मन कहती, हे ईश्वर, एक दिन मेरे इस नाटक को सच में बदल देना। ड्यूक वन में अपने साथियों के साथ आराम से जीवन बिता रहे थे। उन्हें इस बात का कोई मलाल नहीं था कि फ्रेडरिक ने जबरदस्ती सिंहासन छीनकर उन्हें निर्वासित कर दिया। उन्हें पूरा भरोसा था कि ईश्वर न्याय करेंगे। दूसरी तरफ फ्रेडरिक बेहद दुखी था। उसे इसकी कल्पना भी नहीं थी कि उसकी बेटी सीलिया भी रोजालिंड के साथ घर छोड़कर चली जाएगी। वह सोचता था सीलिया के इस तरह चले जाने में दरबार के कुछ सामंतों का हाथ था। एक सामंत ने फ्रेडरिक से कहा, महाराज, महल की नौकरानियां कहती हैं कि उन्होंने रोजालिंड को ओरलैंडो की प्रशंसा करते हुए सुना है, जिसे आपने निर्वासन का दंड दिया था। संभव है कि वह ड्यूक के पास चला गया हो और सीलिया को लेकर रोजालिंड भी वहां पहुंच चुकी हो। हमें ओरलैंडो का पता लगाकर उसे पकड़ना चाहिए। इस काम में उसका भाई ओलिवर मदद कर सकता है। फ्रेडरिक ने ओलिवर को बुलाने का आदेश दिया। ओलिवर घबराया हुआ आया। फ्रेडरिक ने उसे साफ कह दिया, जल्दी से जल्दी अपने शैतान भाई को पकड़कर हमारे सामने पेश करो।
क्योंकि उसी के कारण रोजालिंड मेरी बेटी सीलिया को साथ लेकर भाग गई है। निश्चय ही वह सब ड्यूक के पास गए होंगे। अगर तुम ऑरलैंडो को लेकर नहीं आए तो तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और तुम्हें कड़ा दंड भी मिलेगा। ओलिवर ने फ्रेडरिक को बहुत समझाया कि वह तो खुद कई बार ऑरलैंडो को मारने का प्रयास कर चुका है, पर वह हर बार बचकर निकल जाता है। फ्रेडरिक ने कहा, मैंने जो कहा है उसे तुरंत करो, वरना कड़ा दंड भुगतने को तैयार रहो। ओलिवर ने कहा, जी मैं जल्दी से जल्दी ऑरलैंडो को पकड़कर लाने की पूरी कोशिश करूँगा। वह समझ गया था कि उसे ऑरलैंडो की खोज में जाना ही होगा। इस बीच ऑरलैंडो गैनीविड बनी हुई रोजालिंड के साथ प्यार का अभिनय करने रोज उसकी झोंपड़ी पर चला जाता था। एक दिन वह जंगल से जा रहा था तो उसने देखा पेड़ के नीचे एक व्यक्ति सो रहा है। वह उस व्यक्ति को पहचान गया। वह था ऑरलैंडो का बड़ा भाई ओलिवर, जिसने कई बार उसे मारने की कोशिश की थी, पर इस समय स्थिति एकदम दूसरी थी। उसने देखा झाड़ियों में से निकलकर शेरनी उसके निद्रालीन भाई की ओर बढ़ रही है, जिसे अपनी तरफ बढ़ती मौत का कुछ पता नहीं था। ऑरलैंडो की जगह ओलिवर होता तो वह अपने भाई को बचाने की कोशिश कभी ना करता, पर ऑरलैंडो पुरानी बातें भूलकर तुरंत भाई की प्राण रक्षा के लिए तत्पर हो गया। उसने तलवार निकाली और चिल्ला उठा ताकि शेरनी का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाए। इससे पहले कि शेरनी ओलिवर को अपना शिकार बना पाती, ऑरलैंडो की तलवार ने उसे मार डाला। शेरनी दहाड़कर वहीं ढेर हो गई। अब ओलिवर की नींद टूटी। वह समझ गया कि आज उसी ऑरलैंडो ने उसके प्राण बचाए हैं, जिसे वह सदा मारने की कोशिश करता रहता है, और इस समय भी फ्रेडरिक के आदेश पर उसे पकड़ने ही आया था। इस एक घटना ने उसके मन की सारी कालिख धो दी। वह रोककर भाई से लिपट गया और रोते हुए अपनी करतूतों की क्षमा मांगने लगा। ऑरलैंडो शेरनी से संघर्ष में काफ़ी घायल हो गया था। उसने भाई से कहा, भैया अब तक जो हुआ उसे भूल जाइए। मैं खुश हूँ कि आपके प्राण बचाने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। उस घायल हालत में उसके लिए रोज़ की तरह गैनीविड से मिलने जाना संभव नहीं था। इसलिए उसने भाई ओलिवर के हाथों एक संदेश गैनीविड के पास भेज दिया, जिसमें ऑरलैंडो ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। ओलिवर बताए जंगल में पहुंचा तो उसने गैनीविड और एलिनो को देखा। उसने गैनीविड को बताया कि किस तरह घायल होने के कारण ऑरलैंडो स्वयं नहीं आ सका। ओलिवर ने एलिना को देखा और एलिना ने उसे। दोनों ही परस्पर आकृष्ट हो गए। ऑरलैंडो के घायल होने की बात सुनकर रोजालिंड का मन कांप उठा। वह तुरंत ओलिवर के साथ चल दी। रास्ते भर उससे पूछती रही कि ऑरलैंडो अब कैसा है। ओलिवर ने कहा, ऑरलैंडो घायल है पर वैसे ठीक है, उसके बारे में चिंता ना करो। रोजालिंड के पूछने पर ओलिवर ने पूरी घटना विस्तार से सुना दी। कहा कि वह उसका भाई ओलिवर है, जिसके प्राण बचाने के चक्कर में वह घायल हुआ है। रोजालिंड को पहले ही ऑरलैंडो अपने भाई के बारे में पूरी बात विस्तार से बता चुका था। वह सोच रही थी, तो यही है ऑरलैंडो का दुष्ट भाई, जो मेरे प्रिय को कई बार मरवाने का षड्यंत्र रच चुका है। वह कहीं बिना रह ना सकी, बोली, तो आप ही हो ओलिवर, जो अपने भाई के शत्रु बने हुए हैं, और आज उसी भाई ने आपकी मृत्यु के मुंह से बचाया है। ओलिवर ने दुखी स्वर में कहा, हाँ, मैं ही वह अभागा भाई हूँ जो अपने छोटे भाई को मारने के प्रयास करता रहा, जबकि पिताजी मुझ पर उसका दायित्व सौंप गए थे। मैं बहुत लज्जित हूँ। आज मैं जान सका हूँ कि मैं कितना नीच हूँ और मेरा भाई कितना महान। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। रोजालिंड समझ गई ये आंसू पश्चाताप के थे। रोजालिंड गैनीविड के रूप में ओलिवर के साथ ऑरलैंडो के पास जा पहुंची। ऑरलैंडो को जीवित देखकर उसके जान में जान आई। वह उससे बातें करने लगी। फिर ओलिवर ने उसे एलिना के बारे में बताया और कहा उसे वह अच्छी लगी है। ओलिंडा ये सुनकर प्रसन्न हो गई कि शायद उसके भाई को जीवन साथी मिल जाए। फिर रोजालिंड को याद करके उसका मन उदास हो उठा। उसके मुंह से निकला, काश मुझे भी कभी रोजालिंड मिल जाए तो मेरे जीवन का सबसे प्यारा सपना सच हो जाए। गैनीविड ने मजाक करते हुए कहा, तुम रोज मुझे अपनी रोजालिंड कहते तो हो, समझ लो कि मैं ही तुम्हारी रोजालिंड हूँ। ऑरलैंडो आश्चर्य से गैनीविड की ओर देखने लगा। उसका उदास चेहरा देखकर रोजालिंड का मन पिघल गया। उसने भावुक स्वर में कहा, प्रिय ऑरलैंडो, मैं गैनीविड नहीं तुम्हारी रोजालिंड हूँ। और उसने अपनी पगड़ी उतारी तो उसके सुंदर केश कंधों पर फैल गए।
कुछ देर तो ओरलैंडो अचकचाया सा देखता रह गया, समझ ना पाया कि वह सच था या सपना। गैनीमेड के रूप में अपनी प्रिय रोजालिंड को पाकर वह जोर से चिल्लाया, आह, आज मेरा सबसे प्यारा सपना पूरा हो गया। ये कैसा चमत्कार है। इसके बाद रोजालिंड ने ओरलैंडो को पूरी बात बताई कि किस तरह वह और सीलिया रूप बदलकर रात के समय महल से भागकर इस जंगल में आए थे और चरवाहे की झोंपड़ी में रहने लगे थे। ओरलैंडो ने हंसकर कहा, मैं तुम्हारे प्यार में पागल की तरह पेड़ों पर तुम्हारा नाम उकेरता फिर रहा था और तुम मेरे पास ही मौजूद थी। गैनीमेड के रूप में तुमने खूब नाटक किया। रोजालिंड ने कोमल स्वर में कहा, कभी कभी परिस्थितियाँ विचित्र रूप धारण कर लेती हैं। उनसे जूझने में मनुष्य को भी बहुत कुछ करना पड़ता है। तुम मुझे मिल गए, पर पिताजी अभी तक वनवासी बनकर घूम रहे हैं। पता नहीं ईश्वर कब हमारी प्रार्थना सुनेगा। ओलिवर ने सीलिया को ओरलैंडो के पिता ड्यूक के बारे में बताया। वह उनसे मिल चुका था। फिर वह सीलिया के साथ ड्यूक के पास गया, उन्हें रोजालिंड के बारे में बताया। उनकी प्यारी बेटी इसी जंगल में मौजूद है। यह सुनकर ड्यूक बाबू को उठ गए। उन्होंने भीगी आंखों से कहा, मैंने कब से अपनी प्यारी रोजालिंड को नहीं देखा है, मुझे तुरंत उसके पास ले चलो। सब लोग रोजालिंड और ओरलैंडो से मिलने चल दिए। रोजालिंड ने पिता को दूर से ही पहचान लिया। हालांकि उनकी दाढ़ी बढ़ गई थी, उन्होंने लंबे लंबे बाल रख लिए थे, चेहरे पे मौसम की मार से झुर्रियाँ पड़ गई थी। वह दौड़कर पिता से जा लिपटी। ड्यूक ने अपनी बेटी को आलिंगन में बांधकर खूब प्यार किया। फिर रोजालिंड ने राजा को शुरू से एक एक घटना विस्तार से बताई। ओरलैंडो के बारे में कहते हुए उसकी आंखें लाज से झुकी जा रही थी। वह बहुत खुश थी कि ओरलैंडो के मिलने के बाद अब पिता से भी भेंट हो गई थी। ड्यूक को ओरलैंडो के पिता रोलैंड की सूरत अच्छी तरह याद थी। रोलैंड का हर संकट में ड्यूक का साथ दिया था। वह ओरलैंडो और रोजालिंड के प्रेम को तुरंत पहचान के उन्होंने रोजालिंड का हाथ ओरलैंडो के हाथ में देते हुए कहा, पहले तुम रोलैंड के बेटे थे, अब वह तो रहे नहीं, इसलिए मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। इसी तरह ओलिवर और सीलिया भी एक दूसरे के हो गए। पर एक बात अभी बाकी थी जिसकी कल्पना किसी को नहीं थी। उसी समय राजधानी से फ्रेडरिक का दूत उसका विशेष पत्र लेकर आया। उसे पढ़कर ड्यूक की आंखें भर गईं। पत्र में फ्रेडरिक ने ड्यूक से अपनी अपराधों की क्षमा मांगी थी। कहा था, मैं आपसे ये नहीं छिपाऊंगा कि मैं सेना के साथ आपको मारने के लिए वन की तरफ आ रहा था। तभी रास्ते में मुझे एक संत मिले। उन्होंने मुझसे जानना चाहा कि मैं इतनी बड़ी सेना लेकर कहाँ जा रहा हूँ। मैंने सब कुछ साफ साफ बता दिया। इसके बाद संत ने मुझे ज्ञान बताया कि मैंने अब तक जितने अपराध किए थे उससे भी बड़ा पाप अब करने जा रहा हूँ। उनकी बातों से मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा एकदम हट गया। मैं उनके पैरों पर गिरकर फूट फूट कर रो पड़ा। मेरा मन बहुत दुखी है। मैं और कुछ नहीं, बस आपसे मिलकर क्षमा मांगना चाहता हूँ। क्या आप मुझे यह पश्चाताप का अवसर प्रदान करेंगे? आपका क्षमा प्रार्थी फ्रेडरिक। कहने की आवश्यकता नहीं, ड्यूक ने फ्रेडरिक को क्षमा कर दिया। वह अब राजधानी लौटकर फिर से राजकाज संभालने नहीं चाहते थे, पर फ्रेडरिक ने उन्हें विवश कर दिया। उसने कहा, जब तक आप दोबारा सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, मेरे अपराध क्षमा नहीं होंगे। एक शुभ दिन ऐसा आए कि जब हर एक की मनोकामना पूरी हो गई थी। तो दोस्तों, ऐसी ही और मोटिवेशनल और रोमांटिक स्टोरी सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।